इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने चरण में आपके परीक्षा होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, आपके पेपर कितने अंक के होने वाले हैं, आपकी समय अवधि क्या होगी। तो ये सभी जानकारियाँ जब तक आपको मालूम नहीं रहेगी तब तक आप किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आपको उस एग्जाम का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा तब तक आप मेहनत करते जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का क्या सिलेबस है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, आपको कितने अंक किस प्रकार के प्रश्न में मिलेंगे। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, जिसका कोर्स कोड है ASC 302। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से 5th सेमेस्टर की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का जो पेपर 2 है वह कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आपके प्राचीन इतिहास का जो पेपर 2 है यह 100 अंक का होने वाला है। इसका मतलब कि आपका जो प्राचीन इतिहास का पेपर 2 है वह 100 अंक का होने वाला है, और यह 100 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 अंक आपको हासिल होगा। अब आप कहिएगा कि वे 3 स्टेप कौन कौन से हैं, हमको भी बताइए ताकि हम भी एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो समझिए, इस 100 अंक पाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला स्टेप में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उसका 4 विकल्प दिया रहेगा, और चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कितने, 40। इसका मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी, और एक प्रश्न का मान कितना होगा, 1.5 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरह से 40 प्रश्न का आंकड़ा 1.5 नंबर के हिसाब से निकाला जाए तो टोटल आपका होता है 60 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा 60 अंक का देना पड़ेगा, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर, तो 1.5 नंबर के हिसाब से 40 प्रश्न का कितना आंकड़ा हुआ, 60 नंबर। तो 60 नंबर का परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। अब हम लोग दूसरे स्टेप में चलते हैं। इसमें क्या आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है, एक तरह से आसान भाषा में समझिए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उन प्रश्न को कहते हैं जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उसका उत्तर अपने भाषा में विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा, या व्याख्या करना होगा, या टिप्पणी करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको सही सही सुंदर लिखावट में आंसर लिखना होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 6 प्रश्न आपको 6 दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से मात्र 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। टोटल आपको सब्जेक्टिव के तौर पे 6 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, और एक प्रश्न का मान कितना होगा, 5 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे, और इस तरह से 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 3 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 15 नंबर। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा होगा 60 नंबर का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा होगा 15 नंबर का।
तो 60 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 नंबर। अब आप कहिएगा कि पेपर होगा 100 नंबर, अब दोनों जोड़ने पर हो रहा है 75 नंबर, तब बाकी 25 को कहाँ से मिलेगा? तो बाकी 25 अंक पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टेप 3 कह सकते हैं। इसको बोलेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसका उत्तर अपने भाषा में सुंदर लिखावट के अनुसार जब लिखकर फाइल बनाकर अच्छा से सजा कर ले जाकर जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको कितना नंबर मिलेगा? 25 नंबर। तो अब जोड़िए 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 100 अंक का। तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, तो ये 3 स्टेप से होकर जब आप गुजरेंगे तब जाके आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। तो सीधा सीधा आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि आपका जिस प्रकार से प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट 100 अंक का था, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड भी 100 ही अंक का होगा। और जिस तरह से आपको पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट्स पढ़ना था, उन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक वैसे ही पेपर 2 में भी आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है और उन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और चाहे वह असाइनमेंट का टॉपिक हो। किसी भी तरह से आपके पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे, वे सब के सब उन्हीं 4 यूनिट से रिलेटेड होंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा, उन सबको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में आपके 5th सेमेस्टर का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या असाइनमेंट, ये कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ना होगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा से निकल सके। तो अब हम लोग उन 4 यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये है वे 4 यूनिट्स जिनसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं 4 यूनिट्स को आप बढ़िया से अगर समझ लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, तो आपके प्राचीन इतिहास का जो पेपर 2 है उसमें अच्छा अंक पा सकते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपको ये 4 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं और आपके एग्जाम में इन 4 यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का टाइटल की बात करें। टाइटल का मतलब हुआ कि आपका जो प्राचीन इतिहास का पेपर 2 है वह किस नाम से आएगा, आपका प्रश्न पत्र का नाम क्या होगा। तो आपके प्रश्न पत्र का टाइटल क्या होगा? प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, सिक्का मतलब पैसा, और शास्त्र का मतलब जिसमें उसकी व्याख्या की जाती है, जिसमें उसकी अध्ययन की जाती है। तो एक तरह से समझिए कि प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र क्या है, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, सिक्के कितने प्रकार के होते हैं, सिक्कों की उत्पत्ति कैसे हुई, सिक्कों का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले सिक्का का प्रयोग कहाँ किया गया, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था, सबसे पुराना सिक्का कौन सा था, सिक्के की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस काल में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, सिक्कों का निर्माण किन धातुओं से होता था, इन सभी पॉइंट्स को कहाँ पढ़ना है, आपको प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का जो सबसे पहला यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्व। इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्व। अभी आपको क्या बताए? मुद्रा शास्त्र। तो मुद्रा माने सिक्का। तो पहला यूनिट में क्या पढ़ना है? इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्व। इतिहास के अध्ययन करने में, इतिहास के विकास करने में सिक्कों का क्या महत्व है, सिक्कों का क्या योगदान है, सिक्कों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सबको आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है, भारत में सिक्कों की उत्पत्ति और विकास।
इसका मतलब कि भारत में सिक्कों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस काल में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, वे सिक्के किन धातुओं से बने होते थे, किन किन मिश्र धातुओं से बनाए जाते थे, उन सिक्कों की क्या विशेषताएं होती थी, सिक्कों का विकास कैसे हुआ, उनका धीरे धीरे अंत कैसे होता गया, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन कैसे होता गया। तो इन सबको हम लोग एक साथ कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट 1 के अंदर। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पंच चिन्हित सिक्कों की विशेषताएं। पंच चिन्हित सिक्का क्या होते हैं, पंच चिन्हित सिक्का की आविष्कार कैसे हुआ, पंच चिन्हित सिक्का का आविष्कार किसने किया, कैसे किया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पंच चिन्हित सिक्का होते क्या हैं, उनके क्या अर्थ होते थे, उनके क्या उपयोग होते थे, उनका निर्माण किससे होता था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनका अंत कैसे हुआ, इन सबको आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना होगा। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली। इसका मतलब कि मौर्य काल में सिक्का का प्रणाली कैसा था, मौर्य काल में सिक्का का निर्माण कैसे हुआ था, मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, उस पर किसका चित्र हुआ करता था, उस पर किसका निशान हुआ करता था, उस सिक्के की वैल्यू क्या थी, उस सिक्के का महत्व क्या था। तो यहाँ पॉइंट में क्या दिया गया है, मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली, कि मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्का प्रणाली चलता था, सिक्का किससे बने होते थे, सिक्का की क्या वैल्यू था, सिक्का के क्या उद्देश्य था, सिक्का के क्या महत्व था, इन सबको आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है, इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के क्या होते हैं, इंडो ग्रीक जो जगह है वहाँ पे किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, वे सिक्के किससे बने होते थे, उन सिक्के की क्या वैल्यू होती थी, उन सिक्के की क्या विशेषताएं होती थी। इन सभी पॉइंट्स से जुड़ी जानकारियाँ आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 3 के अंदर मिलेगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्थानीय और आदिवासी सिक्के। मतलब कि स्थानीय सिक्के क्या होते हैं, आदिवासी सिक्के क्या होते हैं, स्थानीय और आदिवासी सिक्के में क्या अंतर हुआ करते थे, दोनों की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी, उस समय के सिक्के का प्रचलन कैसे होता था, उनका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, उनका धीरे धीरे अंत कैसे हुआ, उनका निर्माण किन धातुओं से कराया जाता था, इन सबको आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। इसमें एक और चीज़ पढ़ना है, कौशाम्बी और यौधेय के संदर्भ में, कौशाम्बी और यौधेय के संदर्भ में सिक्कों का क्या महत्व था, सिक्कों का क्या उपयोग था, सिक्कों का विकास कैसे हुआ था, इन सबको आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 4 के अंदर। तो ये आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के 4 यूनिट्स थे और उनसे जुड़े पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।